नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान में आप सभी का स्वागत है और यह है इनसाइड स्टोरी, जहां हम बात करते हैं राजस्थान में जिन खबरों की सबसे ज़्यादा चर्चा है उनके पीछे आखिर क्या सियासी कहानी और पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा है। तो देखिए, कल जयपुर बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास होना है। एयरपोर्ट का शिलान्यास तो अब हो रहा है 2026 मार्च के महीने में, लेकिन इसकी जो पटकथा है वो सल 2013 से भी पहले से चली आ रही है। एक लंबे वक्त से इसकी मांग हो रही थी। तब भाजपा सरकार में, जब वसुंधरा राजे की सरकार थी, तब इसकी बात सामने आई, ज़मीन की बात सामने आई कि ज़मीन देखी जा रही है। उसके बाद अशोक गहलोत की सरकार आई, वहाँ क्या फाइल ठंडे बस्ते में चली गई, और फिर उस गहलोत सरकार ने क्या काम किया। और अब जब भजनलाल शर्मा सरकार कोटा एयरपोर्ट का शिलान्यास करने वाली, उससे ठीक एक दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक पोस्ट करते और उसमें वो भजनलाल शर्मा सरकार को घेरते हुए नज़र आते, कुछ नसीहत देते हुए नज़र आते। और उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया जिसमें उन्होंने जो मुख्य रूप से लिखा वो यही लिखा कि कल कोटा एयरपोर्ट का शिलान्यास होने जा रहा है, जिसकी पहल हमारी कांग्रेस सरकार ने की थी। राहुल गांधी कोटा में एक जनसभा के दौरान उन्होंने जनता से एयरपोर्ट बनाने का वादा किया था, जो हकीकत बनाने के लिए हमारी कांग्रेस सरकार ने 1250 एकड़ की ज़मीन कोटा में एयरपोर्ट के लिए 2021 में निःशुल्क आवंटित की। अब 2022 में यहाँ से बिजली लाइनों को शिफ्ट करने के लिए 120 करोड़ का बजट भी स्वीकृत किया गया। केंद्र सरकार की लेट लतीफ़ी के कारण ये प्रोजेक्ट करीब 4 साल तक अटका रहा। अब आशा है कि शिलान्यास के बाद इस काम को तेज़ी से पूरा किया जाएगा और उसका निर्माण गुणवत्तापूर्वक किया जाएगा। कांग्रेस सरकार ने चंबल रिवर फ्रंट जैसा विश्वस्तरीय प्रोजेक्ट देकर कोटा को टूरिज्म का हब बनाने का प्रयास किया, जिससे पर्यटकों की आवक को कोटा में बढ़ाया जा सके। हालांकि भाजपा सरकार की उपेक्षा इस के कारण रिवर फ्रंट में कोई रेस्टोरेंट नहीं खोल पाया और ना ही दूसरी सुविधाओं का विकास हुआ। तो ये मुख्य रूप से बात है। इस पोस्ट में तो ऊपर नीचे और भी कई सारी बातें, मुख्य जो बात है वो ये है कोटा एयरपोर्ट को लेके और कोटा रिवर फ्रंट को लेकर जो कुछ कहा अशोक गहलोत ने, वो मैंने आपको बताया। अब पुष्कर सर से समझेंगे कि आखिर इसके पीछे कहानी क्या है, कब इसकी पटकथा रखी गई थी, क्या भाजपा सरकार वसुंधरा राजे सरकार ने इसे आगे बढ़ाया और अशोक गहलोत सरकार में रोक दिया गया, या फिर अशोक गहलोत ने जैसा पोस्ट किया है कि केंद्र सरकार की लेट लतीफ़ी की वजह से उनकी सरकार में यह काम आगे नहीं बढ़ पाया और उन्होंने ज़मीन आवंटित की, और अब भजनलाल शर्मा सरकार इसे कब तक पूरा कर लेगी, और इससे आखिर मतलब इस पर सियासी बवाल क्यों मचा हुआ और इस पर क्या क्या फ़ायदे सत्ता को और विपक्ष को मिल सकते हैं, ये समझेंगे पुष्कर सर से। देखिए, कोटा आप समझिए इसको, कोटा में किस तरीके से पिछले 20 सालों में वो एक नेशनल हब बना है स्टडी का जी। फिर इसकी मांग, जैसा आपने बताया, ये 2 दशक से लंबी मांग है। ये लगातार कोटा बूंदी को मिलाकर एक एयरपोर्ट बना दिया जाए जी, जो आराम से वहाँ पर सब हो सके। 13 में आती हैं वसुंधरा राजे दूसरी बार सत्ता में, तो वो इसकी शुरुआत करती हैं, इसकी बात करती हैं। मैं इसका एक एग्जांपल अभी आपको समझाऊंगा यूपी से भी। जी, इन्होंने शुरुआत करी, सत्ता से बाहर चली गई। अशोक गहलोत को लग रहा था, अच्छा कोटा बूंदी के क्षेत्र के आसपास से शांति धारीवाल भी आते हैं जी, कोटा से ओम बिरला आते हैं। अभी आपको एक किस्सा सुनाते हैं। 21 अक्टूबर में, जिस दौर में कोविड काल था, वर्चुअल उससे इन्होंने एक करीबन 1250 करोड़ रुपए की ज़मीन आवंटित कर दी थी जी, कि हम दे रहे हैं, इस पर जब चाहे तो सरकार अपना वो एयरपोर्ट खोल ले। उन्होंने वहाँ जो आपने पोस्ट में पढ़ के सुनाया कि बिजली के तारों को हटाने का काम, सारा काम, मतलब अब वो केंद्र में थे नहीं जी, तो दिखाना था, प्रोसेस शुरू करवा दी। लेकिन इसको 23 और 24 में, 23 के लास्ट या 24 की शुरुआत में जब चुनाव में आ गए, जीत गई भाजपा, तो इसने इसको मंजूरी दे दी। बोले हाँ, कोटा में एयरपोर्ट खुलेगा। जी, कोटा में एयरपोर्ट खुलेगा तो तुरंत ही भजनलाल सरकार ने, तो आप देखेंगे कई खबरें आती हैं कि भजनलाल सरकार के समय में डीपीआर तैयार हुआ, ये हुआ। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एयरपोर्ट खोलने की मंजूरी तो केंद्र सरकार को देनी थी। 18 से 23 के बीच में राजस्थान में बीजेपी सरकार थी नहीं, डबल इंजन। तो उन्होंने, आपको एक वाक्य सुनाता हूँ, मैं ऐसे ही रिसर्च कर रहा था तो
बोले कि मैं ओम बिरला से बात करूंगा, मुख्यमंत्री ने मजाक के, जहां ओम और शांति की जोड़ी है जब यहाँ पे, तो फिर कहाँ दिक्कत आने वाली है, यहाँ तो बन के ही रहेगा। इसीलिए उनका वो जो आज आप पोस्ट देख रहे हैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया एक्स पे, तो वो इसीलिए वो कह रहे हैं कि अगर ये सरकार चाहती तो ये पहले आ जाता। जी हमने तो 21 में काम शुरू कर दिया, अब ये 26 में शिलान्यास होने जा रहा है। आप सोचिए, इसका एग्जाम्पल मैं ऐसे समझा रहा हूं कि मायावती जब 2007 से 2012 थी तो उन्होंने जेवर एयरपोर्ट बनाने की अपनी तरफ से तैयारी पूरी कर दी थी, यूपीए सरकार ने भी नहीं दिया। जब एनडीए सरकार आई तो उसने फिर डीपीआर फिर से तैयार करवाई, जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में, और आज ये 6 महीने और 8 महीने बाद ये यहाँ का एयरपोर्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा। तो ऐसा ही ये एक देखिए, जब कोई चीज़ होती है ना, क्योंकि जब इसको बड़ा करेंगे तो आप जब प्रदेश की राजनीति करते हैं तो कांग्रेस ने या सीएम अशोक गहलोत ने बिल्कुल ठीक किया। बोले, उन्होंने याद दिलाई, बोले ये ऐसा नहीं है कि एकदम जो ग्रीनफील्ड कह दिया तो कोई पहले तैयारी नहीं थी, जी वो तैयारी थी और उसी के तहत ये काम हुआ। नहीं सर। अच्छा जी है, लोगों को आसान मिलेगा, सफ़र आसान होगा, यहाँ लोग आते हैं, इतना बड़ा कोचिंग हब है, एक कनेक्टिविटी आएगी। जी जी सर, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूँ, देखिए राजस्थान में जो फिलहाल अगर एयरपोर्ट की बात करें तो ज़्यादातर जो बात होती है वो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, लेकिन जो ये यूपी की सियासत से जुड़ा हुआ है, ये उधर के विकास से जुड़ा हुआ है। अब और ठीक है, वो इसीलिए ना, मैंने इसीलिए अशोक गहलोत भी उस पर कह रहे हैं, जी अब कल को वसुंधरा राजे कहें हमारी देख के, तो जो पूरा करता है लोग उसको याद रखते हैं। अब नेम प्लेट पे भजनलाल शर्मा और केंद्र सरकार, मोदी सरकार का नाम रहेगा। जी, तो देखिए अब विपक्ष कितना इसे हाड़ौती की सियासत से जोड़ पाएगा और कितना इसका सियासी फ़ायदा उठा पाएगा, ये हम आपको सब TV9 राजस्थान पर बताते रहेंगे। और इसको सत्ता पक्ष का इसको कितना फ़ायदा मिलेगा ये भी हम आपको TV9 राजस्थान पर बताते रहेंगे, क्योंकि आने वाले समय में पंचायती और निकाय चुनाव होने हैं, उसमें भजनलाल शर्मा सरकार कोई भी कोताही बरतना नहीं चाहती। इसीलिए ये जितनी भी चीज़ें अब हो रही है इसको उस वक्त उठाया जाएगा जब चुनाव होंगे, और उसके बाद 28 की तैयारी भी लगभग मान के चलिए कि प्रदेश में शुरू हो चुकी है। तो फिलहाल आज की इनसाइड स्टोरी में इतना ही। एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। शुक्रिया।
नमस्कार, TV9 राजस्थान में आप सभी का स्वागत है और ये है 8 PM शो, जिसमें हम बात करते हैं राजस्थान की हर उस खबर की जो सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ। और देखिए, पिछले महीने से बजट सत्र विधानसभा में चल रहा है। सदन में कई सियासी उठक पटक देखने को अब तक मिल चुकी है, लेकिन बीते रोज़ की अगर बात करें तो कुछ ज़्यादा ही गहमा गहमी देखने को मिली। उसी पर बात करेंगे पुष्कर सर के साथ कि आखिर किन बिलों पर ये गहमा गहमी देखने को मिली और ख़ासकर डोटासरा क्यों इतने आक्रामक इस सत्र में नज़र आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक टाइमलाइन बता देता हूँ। देखिए, कल करीब कुछ विधेयक पेश किए गए सदन में, हालांकि पेश पहले भी किए गए थे और कल कुछ पे चर्चा होनी थी। अब उस पर बोल रहे थे गोविंद डोटासरा, जो फ़िलहाल कमान संभाल रहे सदन में, जूली नहीं थे। अब जब वो बोल रहे थे तो स्पीकर जो कोटा से आने वाले हैं वो चेयर पर बैठे हुए थे और उन्होंने डोटासरा ने स्पीकर को कुछ ऐसी बातें कह दी जिस पर वो भड़क गए। तो पहले वो आपको हम वीडियो दिखाए थे और फिर उस पर चर्चा करेंगे और पुष्कर सर के साथ, और उसके आगे बात करेंगे कि आखिर भाटी भी किन विधेयकों पर अपना ऐतराज़ जता रहे हैं, क्या है वो विधेयक। तो पहले देखिए वो बयान और गोविंद डोटासरा ने क्या कुछ कहा, ये सब सुनिए। एक मिनट, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते। हो गया। अरे आप विद्वान आदमी है, काफी समय आप सबसे मुझे ज्यादा पता आपको है, समय कोटा दिया है। से आते हो, स्पीकर साहब की बड़ी मेहरबानी है। आपको इतना समझाने की आवश्यकता नहीं है माननीय सदस्य, आप नहीं, नहीं। विद्वान हो। नहीं, आपने बता दिया, नहीं, आपकी ऐसे मंशा आ नहीं गई, अब आप बिना ऐसे जाए। नहीं होता। मैं समाप्त कर रहा हूं, लेकिन हाँ, ऐसे इसको नहीं होता। समाप्त कीजिए। ये पोस्ट जो है, ये बहुत बड़ी पोस्ट है जिस पे आप बैठे हो ना। ये कोई छोटी आसन है आप ना। भी बड़ी पोस्ट के आदमी हो, इसलिए आपको समझा रहा यही हूं। तो मैं आपका कह रहा हूँ समय हो गया, ना। आप लेकिन बिना जाए। ये घंटियां बजा करके अपना मतलब रुतबा कमजोर मत करो। हम तो बैठ जाएंगे, अरे कोई बात माननीय नहीं। हम तो बैठ रहे हैं 2.5 साल, आप समय फिर तो बर्बाद उधर क्यों जाना कर है रहे हो? हमको। समय उनको बताना जरूरी है, अलर्ट करना जरूरी नहीं है। ये क्या तरीका होता है? बैठिए, बैठिए, बैठिए। हमेशा खड़े हो जाते हैं आप, ये क्या तरीका हुआ? आप वहां से इंस्ट्रक्शन देंगे मेरे को? नो नो नो, कोई तरीका नहीं है। अब ऐसे नहीं होता है। नो, बैठिए उधर जाके। बिल्कुल उधर बैठो। नो नो नो, ऐसे नहीं करे। धमका रहे हैं क्या? ये इनकी व्यवस्था है, कांग्रेस का प्रदेश है, आसन को धमका रहे हैं। ये इनका कल्चर है, ये इनकी संस्कृति है, ये आसन को धमकाने की व्यवस्था है। कांग्रेस का प्रदेश का अध्यक्ष आसन को धमका रहा है व्यवस्था मानने की जगह। खा जाओगे क्या? खा जाओगे क्या? खा जाओगे क्या? कांग्रेस पार्टी हाय हाय, कांग्रेस पार्टी हाय हाय, कांग्रेस पार्टी हाय हाय। शर्म नहीं आ रही आपको? मजाक बना रही तरीका है, इस तरीके से बात करते हैं। ये आसान है। और घंटी बजाने का अधिकार कैसे छीन लोगे आप? क्यों छीन लोगे? मजाक बना किया क्या? नो, बेरा जी आप क्या मिसे करें? बेरा जी आप नो, आप यहाँ पर वरिष्ठ नेता है, इस तरीके से घंटी बजाने का क्यों ऑब्जेक्शन करेंगे? ये क्या तरीका है? नो, बैठिए। नो, बिल्कुल गलत है। तुम आप दादा है क्या? आप दादा है? नो, ब्राजोदर, ये आसन पे बैठा हूं मैं। माने इस समय आसन की शक्तियां निहित है। ये आप वरिष्ठ नेता है, कितनी बार रहे विधायक? ये विधायक का एक, ये आपकी विधायक ने होने की वो है क्या? तो देखिए किस लेवल तक की सदन में आपको बहस जो है, तीखी नोकझोंक वो देखने को मिली, सड़क छाप तक की बातें सदन में की गई। तो सर, सबसे पहले तो मैं गोविंद डोटासरा को लेकर आपसे एक सवाल यही करूंगा कि आखिर गोविंद डोटासरा इस जो चर्चा है, ये बजट सत्र है, इसकी शुरुआत से ही या कहे कि उसके पहले से ही अपनी कमर कसकर बैठे थे और आक्रामक नज़र आ रहे थे। आपको याद होंगे वो उनके जयपुर में भी बयान, जब वो अपने समर्थकों से रूबरू हो रहे थे और बहुत आक्रामक नज़र आ रहे थे कि अगर हिम्मत है तो जेल में भेज के दिखाए। ललकार रहे थे भजनलाल शर्मा सरकार को, मदन दिलावर के लिए वो तीखे शब्द कह रहे थे। तो अब वो उनका जो पूरा देखिए लगभग 1 महीना अब आन चला हो ही चुका है सत्र को चलते हुए, और अब भी उनके तेवर वही तीखे के तीखे ही है। तो क्या सरकार उनको शांत नहीं कर पा रही है या सरकार पर वो हावी पड़ रहे हैं? देखिए, दो बात मैंने आपको बताया, डोटासरा अपने को
फ्रंट लाइन रनर अप मानते हैं। जी। अभी जो आपने बाइट सुनाई उसमें भी उन्होंने कहा हम उधर ही बैठने जा रहे हैं, जी। आप टाइम जाया मत कीजिए, बड़े हैं आप, स्पीकर बड़े पद पे हैं, मुझे बोलने दीजिए, अपनी बात समाप्त करने दीजिए। और 2.5 साल की बात रह गई, हम बैठ जाएंगे अभी, फिर उधर ही आना है। जी। मतलब आप देख रहे हैं वो अपने को सरकार में समय, प्रदेश अध्यक्ष हैं, सबसे लंबे समय तक, हाल फिलहाल में जब से ये सचिन वर्सेस अशोक गहलोत चल रहा है उसमें सबसे लंबे समय तक प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो एक तरीके से आप ये समझिए डोटासरा वो कोई मौका नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। जो आप 1 महीने से कह रहे हैं वो उसमें आपको ये समझ में आएगा कि वो अपने को, कि अगर कोई दूसरी बात हो गई, देखिए ये तो है ही 14 और 19 में 25-25 सीटें हारने के बाद अगर 24 में 11 सीटें आई जी। गठबंधन की, तो उसमें डोटासरा ये तो कहेंगे प्रदेश अध्यक्ष वो थे, इसीलिए वो एक्टिव है। और जो संबोधन के समय संदीप शर्मा बैठे हुए थे चेयर पे, उन्होंने भी कहा कि आप बड़े पद पर हैं, और उन्होंने भी पलटवार यही किया हाँ। कि आप भी बड़े पद पे, इसीलिए समझा रहा हूँ। तो कुल मिला के डोटासरा अब कोई मौका नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि पंचायत चुनाव होने हैं, पंचायत चुनाव खत्म होगा, उसका सुरूर खत्म होगा, तब तक 1 साल का गैप अभी थोड़ा समझ लीजिए लंबा है, लेकिन जो नेता अभी से तैयारी कर रहे हैं वो आगे निकलते हुए दिखाई देंगे। जी। तो देखिए ये तो रही गोविंद डोटासरा की आक्रामक तेवर, और कितना वो शुरू से अब तक आ रहा है और इसका क्या सियासी फ़ायदा उनको आने वाले समय में मिलेगा। लेकिन इसके अलावा भी रविंद्र भाटी ने भी सरकार के विधेयक पर एतराज़ जताया। वो विधेयक क्या था वो भी आपको बताया था, और उनका एतराज़ क्या था वो भी एक बार बता देता हूँ। देखिए विधेयक है राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान संशोधन विधेयक 2026। दरअसल ये कॉमर्शियल शॉप्स का है जी। अब उसमें ओवरटाइम जो है वो बढ़ा दिया गया है, 9 घंटे से बढ़ाकर उसको करीबन 10 घंटे कर दिया गया है। और इसमें एक और चीज़ की गई है कि प्रशिक्षकों की न्यूनतम आयु 12 वर्ष से बढ़ाकर 14 वर्ष की गई है। अब जो इसमें रविंद्र भाटी का ऐतराज़ है वो ये है कि जब अन्य प्रावधानों में आंशिक सुधार किए गए तो ओवर टाइम में ये अचानक 3 गुना वृद्धि किस आधार पर की गई, इसको लेकर भी सदन में काफ़ी गहमा गहमी देखने को मिली। लेकिन फिलहाल आज जो सदन है वो ठीक ठाक चल रहा है, और आज सदन में क्या कुछ होगा ये भी हम आपको बताते रहेंगे TV 9 राजस्थान पे। तो देखिए आज की 8 PM शो में इतना ही। एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। शुक्रिया।